नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह अपनी टीम के साथ आपके सामने TS7 प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूँ, लेकर के एक नया चैनल, एक नई ऊर्जा के साथ आपके लिए पेपर को आसान बनाने के लिए आपके लिए कई सारे विषयों को लेकर के आऊँगा इसी चैनल पर। इस चैनल में आपको GS के सभी विषय मिलेंगे। इसके अलावा CSAT की प्रिपरेशन भी हमारी टीम के द्वारा चल रही है। CSAT का बैच स्टार्ट होगा। साइंस के लिए अलग मैम तैयार पढ़ाएंगी और उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको और वीकली करंट अफेयर्स को लेकर के आऊँगा। इसके अलावा मेंस के पर्सपेक्टिव से जो कुछ कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको अलग से भी आपके सामने डिस्कस करूँगा। और आज ये पहला टॉपिक इस चैनल पे हफ्ते पहले लेकर के आया हूँ, ट्रम्प 2.0। आज एकादशी है, तुलसी विवाह है, उसी उपलक्ष्य में नए चैनल को आज से प्रारंभ करता हूं। आप सबकी दुआएं, आप सबका साथ मेरे साथ है, मुझे पता है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को, इस चैनल को, आपके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा, जिससे ये नया चैनल आपके द्वारा प्रसारित हो सके, चल सके और मेरी ऊर्जा भी बढ़ा सके। ठीक है, चलते हैं इस टॉपिक पर। जो हमारा पहला टॉपिक है, ट्रम्प फिक्सिंग, ट्रम्प क्या क्या चीजें फिक्स कर देंगे, इस चैनल से हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, ट्रम्प के बाद अमेरिका में क्या इफेक्ट पड़ेगा और अमेरिका में नहीं, ट्रम्प के आने से विश्व में क्या इफेक्ट पड़ेगा, विश्व में क्या क्या बदलेगा, क्या ईरान का और इजराइल का जो युद्ध है खत्म होगा, यूएसए यूक्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नाटो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कई सारे कंट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबका आपने अलग अलग देखा होगा। आज एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको कि सभी कंट्रीज को साथ में दे करके कि वास्तव में विश्व पर ट्रम्प के आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये जो टॉपिक है, अमेरिका के आने के बाद, अमेरिका में ट्रम्प का आना मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट था। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसमें ऑलरेडी हमारे मुंह से 2-3 चीज़ें निकल जाती हैं जो आपके पेपर में आ सकती हैं। वो प्रीलिम्स के लिए भी हो सकता है और मेंस के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ट्रम्प से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा और पीछे हम पहुंच रहे हैं मुनरो डॉक्ट्रिन में। ठीक है, इस पे चल रहे हैं हम, मुनरो डॉक्ट्रिन पे। क्या आपको पता है मुनरो डॉक्ट्रिन क्या? नहीं पता है तो हम बताने के लिए ही हैं। मुनरो डॉक्ट्रिन 1823 में आया। ठीक है, मुनरो डॉक्ट्रिन कब आया था? 1823 में। मुनरो डॉक्ट्रिन को उस समय के तत्कालिक प्रेसिडेंट, जिनका नाम था मुनरो, जेम्स मुनरो था, 1823 में उन्होंने मुनरो डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया था। ये मुनरो डॉक्ट्रिन क्या था एक्चुअली? ये मुनरो डॉक्ट्रिन लैटिन अमेरिका को अमेरिका का ही भाग बताता था और 1823 में यूरोप और अमेरिका को अलग अलग करता था। स्टार्टिंग में अमेरिका यूरोप की ही कुछ कंट्रीज की कॉलोनी था। बाद में अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ाऊंगा जब वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से यूरोप की कॉलोनीज वहां स्टैब्लिश होती हैं और उन्हीं कॉलोनीज ने आपस में कंबाइन होकर के अमेरिकन रिवॉल्यूशन को संचालित किया और एक अलग देश बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो उसी में 1823 में मुनरो यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं। वो मुनरो डॉक्ट्रिन लाते हैं, लैटिन अमेरिका को अमेरिका का पार्ट बनाते हैं। क्योंकि अगर हम अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका में कई सारे यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनी थी लैटिन अमेरिका में। अमेरिका, मुनरो ने कहा, देखिए भाई साहब, हम अपने यहाँ प्रशासन करते हैं, आप अपने यहाँ प्रशासन करिए। हम आपके प्रशासन में इंटरफेयर नहीं करते हैं, आप हमारे प्रशासन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस तरीके से मुनरो डॉक्ट्रिन के द्वारा यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका से आइसोलेट, दूर किया गया। और यूरोपियन कंट्रीज भी चाह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा हाथ फैलाएंगी तो उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा,
तो उन्होंने सारा ध्यान अपना किधर दिया, एशिया की तरफ। सभी यूरोपियन कंट्रीज ने एशिया की तरफ दिया, खासतौर पर ब्रिटिश ने, और लैटिन अमेरिका को यहाँ से अमेरिका के सहारे छोड़ दिया। और अमेरिका ये बात अच्छे से जानता था कि अगर अपने आप को डेवलप करना है तो अपने पड़ोसी को सबसे पहले शांत करना होगा। आप युद्धों में जितना व्यस्त रहेंगे उतना ज्यादा आपका विकास नहीं हो पाएगा। और केवल आप ही नहीं, आपके आस पड़ोस भी युद्ध हो रहा होगा तो आप भय की स्थिति में रहेंगे। ये भय की स्थिति कभी आपको विकसित नहीं होने देगी। तो हमें क्या करना है, अपने पड़ोसियों को भी शांत रखना है और अपना विकास करना है। इस सिद्धांत पर मुनरो डॉक्ट्रिन 1823 में चला, यानी कि इनका जो यूरोप का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो अमेरिका से हटा, ठीक है, और अमेरिका का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा, और अमेरिका का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो गया, पूरा लैटिन अमेरिका अमेरिका हो गया, ठीक। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम जानते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में दो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में दो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। कौन सी घटनाएं होती हैं, एक तो होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और द नेक्स्ट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सर जब इन्होंने कह दिया था कि आप अपना करिए हम अपना करेंगे, दोनों लोग एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे सर जी, तो ये बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों अमेरिका घुस गया। तो इस समय यहां के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन। कौन थे, वुडरो विल्सन। और इस समय घटना घटित हुई जिसने अमेरिका का कहना है कि उसको मजबूर किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रवेश करने के लिए, वो था एक जर्मन पनडुब्बी थी। और इस जर्मन पनडुब्बी ने एक ऐसे जहाज को डुबो दिया जिसमें 11 यूएसए के सिटीजन थे, और वुडरो विल्सन का कहना था कि यूएसए के सिटीजन की रक्षा करना हमारी पहली प्रायोरिटी है, और चूंकि इसमें हमारे 11 यूएसए के सिटीजन की जान गई है, हम इसका बदला लेंगे। और यहां से वुडरो विल्सन जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रवेश करते हैं और यूरोप के साथ इंगेज हो जाते हैं। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना होती है, ठीक है भाई साहब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन प्रेसिडेंट थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूजवेल्ट थे। कौन थे, क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर को हम जानते हैं, ठीक है, देख रहे हैं पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर जो था ये एक नौसैनिक अड्डा था अमेरिका का। इस नौसैनिक अड्डे पर जापान का क्या हो जाता है, अटैक। कौन अटैक कर देता है, जापान। और इसका सपोर्ट कौन करेगा, जर्मनी। ठीक, जर्मनी ने क्या किया, अटैक, जापान ने अटैक किया और जर्मनी ने इसका क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट होते हैं, और चूंकि कहते हैं ऐसा हुआ है इसमें, इसीलिए अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश करना पड़ा। लेकिन रूजवेल्ट की जो अगर हम पॉलिसी देखते हैं तो रूजवेल्ट की पॉलिसी केवल अमेरिकन सेंट्रिक थी। वो यूरोपियन कंट्रीज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, यूरोपीय प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। लेकिन इनके बाद जो इनके सक्सेसर आए थे जिनका नाम था ट्रूमैन, क्या नाम था, ट्रूमैन, एस ट्रूमैन, ठीक, हेनरी एस ट्रूमैन इनका पूरा नाम था, हेनरी एस ट्रूमैन। इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों में हमने देखा, और अब हमें कहीं ना कहीं जाकर के वर्ल्ड ऑर्डर को एक एस्टेब्लिश करना होगा। पूरे वर्ल्ड में अमेरिका को पिता के रूप में एस्टेब्लिश करना होगा। संभवतः इसीलिए इन्होंने एक डॉक्ट्रिन लेके आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। बहुत फेमस है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कब लाते हैं, तो ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन लाते हैं कोल्ड वॉर के आसपास।
और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी हाँ अमेरिका कोल्ड वॉर में शामिल है और सोवियत रूस के साथ कोल्ड वॉर में अमेरिका लगा हुआ है। इसी समय 1945 में पहली बार भूमध्य सागर में, फर्स्ट टाइम भूमध्य सागर में अमेरिका अपनी पनडुब्बी स्टैब्लिश करता है। ये पहला पग था अमेरिका का। और उसके बाद 1949 में जाकर के बहुत 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 इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसको हम लोग जानते हैं 1949 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी नाटो का एस्टैब्लिशमेंट। नाटो क्यों गठित हुआ था? ट्रूमैन का कहना था नाटो हमने इसलिए एस्टैब्लिश किया था कि सभी कंट्रीज जो अपनी सिक्योरिटी में नहीं ध्यान दे पाती, अपनी उनके पास इतना वित्त नहीं है कि वो एक बड़ी धनराशि अपने डिफेंस में खर्च कर सके, तो उनको हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। नाटो एस्टैब्लिश हो गई। इतिहास में इसी के बाद एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसको हम लोग जानते हैं कोरियन क्राइसिस। किस नाम से जानते हैं? कोरियन क्राइसिस। 1950 से 56 के बीच में कोरियन क्राइसिस हुई थी जिसमें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट कर रहा था सोवियत रूस और चाइना, और साउथ कोरिया का सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएसए। और उसने कहा कि यहां पर सोवियत रूस और चाइना ने बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैला दी है, इसको शांत करना हमारी जिम्मेदारी है। और पिता की भूमिका में वो आया और उसने साउथ कोरिया को सिक्योरिटी प्रदान की और यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था को शांत किया। इस तरीके से नाटो के साथ और ट्रूमैन की नीतियों के साथ और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के साथ कोल्ड वॉर में जहां अमेरिका पिता की भूमिका में आया और अपने आप को फैलाया, वहीं अब ट्रंप के आने के बाद ये अमेरिका सिकुड़ रहा है। केचुआ ना, केचुआ अर्थवॉर्म ऐसे चलता है, पहले चलेगा फिर अपने उसकी खाल देखना भी, पहले आगे चलता है फिर पीछे खींचता है अपने को, फिर आगे चलता है फिर खींच चलता है। अमेरिका भी अभी कुछ इसी तरीके से चल रहा है। अमेरिका जहां एक तरफ पहले पितृ की भूमिका में चल रहा था, इस समय अमेरिका क्या कर रहा है? इस समय अमेरिका अपने आप को वापस खींच रहा है। वापस अमेरिका की जो ट्रंप की अगर पहली देखेंगे, ट्रंप 1.0, ट्रंप 1.0 में जब हम देखते हैं तो ट्रंप की एक पॉलिसी जो हमें नहीं भूलनी चाहिए थी, वो है अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी। अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी का मतलब क्या है? सबसे पहले अमेरिकन नागरिक, हमारा सारा ध्यान, अमेरिका का सारा पैसा, अमेरिका का सारा कंसंट्रेशन किस पर होगा? अमेरिकन कंट्रीज पे, अमेरिकन सिटीजन पे। अमेरिकन सिटीजन को डेवलप करना उनकी पहली प्रायोरिटी रहेगी। सेकंड प्रायोरिटी रहेगी अमेरिकन इंडस्ट्रीज पे, और थर्ड पॉलिसी उनकी क्या रहेगी? जो अमेरिका में इन्फ्लेशन आया है, जो महंगाई है, इसको कम करने में। ये 3 वादे करके ट्रंप साहब आए हैं। और कुछ वादे उन्होंने इजराइल के साथ भी किए थे, जिसको जब हम इजराइल के टॉपिक पे आएंगे तब बात करेंगे। तो इन सारे बातों को हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता रहूंगा कि अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अमेरिकन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, इन सारे बातों को लेकर के ये आए ट्रंप। अब ट्रंप जब वापस से जो नाटो का जो प्रसार हुआ था, नाटो में इतनी सारी कंट्रीज हैं, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, ठीक है, और लिथुनिया है, लाटविया है, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज इसमें हैं। लगभग 31 के आसपास कंट्रीज हैं और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि 31 से बढ़ के 33 तक हो सकती है, ठीक है। तो नाटो जहां तक अभी तक अमेरिका पैर प्रसार रहा था नाटो के द्वारा, अब वो वापस अपने पैरों को सिकोड़ रहा है। इस क्रम में ये है अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी में
कि अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी में अमेरिका काफी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था अदर कंट्रीज को। अमेरिका के सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से अमेरिका का काफी पैसा उन कंट्रीज को सिक्योरिटी देने में व्यस्त हो जाता था जो कंट्रीज रशिया से सस्ते में तेल ले लेती थी और कुछ चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते में लेकर के अपने आप को डेवलप कर रही थी। तो चाइना ने कहा है कि भाई अमेरिका ने कहा भाई साहब अब आप इतने सक्षम हो चुके हैं कि आप अपने डिफेंस पर एक सर्टेन मनी खर्च कर सकते हैं, अपने डिफेंस को मजबूत करिए, अपने सिक्योरिटी को मजबूत करिए। अमेरिका इतने समय से आपको सिक्योरिटी देता हुआ आया है, अब अमेरिका आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये संभावना व्यक्त की जा रही है ट्रंप के आने के बाद ये हो सकता है। और ऐसा होने पर सबसे पहले ट्रंप नाटो से अपने पैर हाथ को पीछे खींचेंगे। नाटो से जब हाथ पीछे आएगा तो इससे एक पॉजिटिव चीज भी होगी और एक नेगेटिव चीज भी होगी। पॉजिटिव चीज ये होगी कि जब नाटो से हाथ पीछे खींचेंगे तो अमेरिका में अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी के लिए तो ट्रंप सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव पॉलिसी ट्रंप के लिए क्या होगी? वर्ल्ड ऑर्डर में इतनी सारी कंट्रीज जो अमेरिका के साथ खड़ी थी उनका साथ संभवतः ट्रंप के साथ रुक जाए। और जब ये सिनेरियो देखेंगे तो इसका फायदा कौन उठा सकता है? चाइना पे आएंगे तब इस चीज को फिर से डिस्कस करेंगे। तो जब ये हाथ खींच लेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा यूरोपियन कंट्रीज पे? क्या यूरोपियन कंट्रीज नाटो को देखेंगे तो यहां पर मध्य पश्चिम पूर्व यूरोपियन कंट्रीज सारी कंट्रीज एक साथ है और इनमें आपस में ही नहीं बन रही है। तो क्या और कहीं ना कहीं आपस में बन नहीं रही है, अमेरिका की वजह से ही ये एक साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या ट्रंप के आने के बाद अमेरिका के हाथ पीछे खींचने से ये वापस से एकजुट रह पाएंगे? सेकंड चीज, सिक्योरिटी में ट्रंप का हाथ पीछे खींचने के बाद क्या सिक्योरिटी इशू पे यूरोपियन कंट्रीज में जो वैक्यूम क्रिएट होगा, क्या यूरोपियन कंट्रीज मिल करके इस वैक्यूम को भर पाएंगी? ये दो प्रश्न नाटो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि यदि अमेरिका हाथ पीछे खींचता है नाटो से। सेकंड सिनेरियो हम देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर। क्या बात है कंप्यूटर जी, अभी तक रशिया पीले में लिख रहे थे लेकिन यूक्रेन आते ही लाल कर दिए थे। उनको खुद ही पता है किसका खून बह रहा है। ठीक है, चलिए रशिया यूक्रेन वॉर में क्या सिनेरियो आएगा देखिए। होगा क्या, ट्रंप ने कहा है कि मैं आते ही युद्ध विराम लगाने का प्रयास करूंगा, युद्ध को खत्म कर दूंगा। ये ट्रंप के आने से पहले ही कहा था कि मेरे आने के बाद रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा। किन शर्तों पे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसकी बात नहीं की। अब यहां पर दो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। पहली संभावना यह कहती है सीज फायर। सीज फायर करते ही क्या होगा? अच्छा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है? तब हम आगे चलते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। तो जब हम सीज फायर को देखेंगे, सीज फायर अगर रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका सीज फायर करवा देता है, सीज फायर करने के बाद ये होगा कि जो कंट्रीज ने जितनी टेरिटरी ऑक्युपाई की है वो कंट्री उसी टेरिटरी की हकदार हो जाएगी। यानी अगर रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने यूक्रेन की जितनी टेरिटरी ऑक्युपाई की है वो रशिया की हो जाएगी और यूक्रेन जितना अंदर गया है टेरिटरी ऑक्युपाई की है वो यूक्रेन की हो जाएगी। लेकिन इसमें फायदा किसका होगा? सीधे सीधे रशिया का। कैसे फायदा होगा? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन की ज्यादा टेरिटरी ऑक्युपाई की है, पहली चीज। तो इन दोनों को एक टेबल पे लाना है, एक टेबल पे लाने के बाद सीज फायर करा देना है और सीज फायर करा देने के बाद इन दोनों के युद्ध को साइन करा के खत्म करा देना है। यह हो सकता है कि यूक्रेन ना माने, ठीक है, यूक्रेन नहीं मानेगा तो एक काम करेंगे,
यूक्रेन को इनडायरेक्टली जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है वो अमेरिका सपोर्ट करना बंद अगर कर दे तो अमेरिका के सपोर्ट बंद करने से ये यूक्रेन काफी कमजोर हो जाएगा। जब यूक्रेन कमजोर हो जाएगा, सिक्योरिटी वीक हो जाएगी, डिफेंस वीक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली रशिया के साथ वॉर इसको बंद करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर के ये युद्ध बंद होने की संभावना लग रही है। इन्हीं सबको देखते हुए भी व्लादिमीर पुतिन समझ चुके थे, उनको भी ये बात समझ में आई होगी, तभी उन्होंने इतने खुले दिल से डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया। और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद उन्होंने जश्न ऐसा मनाया, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रंप की और पुतिन जी की कैसी साठगांठ है। पिछली बार भी लोग बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगे थे कि ट्रंप रशिया की वजह से ही आए हैं, और इसी का शायद फायदा उठा करके उसका एवज में पुतिन फायदा उठाएंगे और पुतिन ये रशिया यूक्रेन के वॉर को समाप्त करने की ओर बढ़ सकते हैं। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो वो तो ट्रंप के आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन यूएसए एंड यूक्रेन वॉर का बंद होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि जो बाइडेन नहीं चाहते थे। जो बाइडेन इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा था, रशिया पीछे हट नहीं रहा था, रशिया यूक्रेन से युद्ध में लड़ा हुआ था। और जो बाइडेन ने प्रयास किया था कि व्लादिमीर पुतिन को आइसोलेट करने का, लेकिन कजान डिक्लेरेशन ने दिखा दिया कि पुतिन आइसोलेट नहीं हुए थे। जब कल ब्रिक्स के डिक्लेरेशन के कजान डिक्लेरेशन की बात करेंगे तब हम इस पे आएंगे। आज केवल ट्रंप के पास में ही रहते हैं, ट्रंप के इर्द गिर्द की बातें करते हैं। इस तरीके से यूएसए यूक्रेन वॉर पे इस तरीके का इफेक्ट होगा। अगला इफेक्ट देखते हैं। अगला इफेक्ट पड़ सकता है ईरान पे। किस पे पड़ सकता है? ईरान पे। ईरान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ईरान एक शिया कंट्री है, और जब ईरान का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तो ईरान को सुन्नी कंट्री से और इजराइल से युद्ध में व्यस्त रहना पड़ रहा था। इसीलिए इजराइल ईरान ने क्या किया कि अपने प्रॉक्सी पावर ग्रुप एस्टैब्लिश किए। जैसे पैलेस्टीन में हमास को, लेबनान में हिजबुल्लाह को और यमन में हुती को उसने इस्टेब्लिश किया। और इन तीनों को इस्टेब्लिश करने के बाद शिया कंट्री और इजराइल को एक तरीके से इंगेज रखा, जिससे ईरान अपना डेवलपमेंट कर सके। इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में ईरान का दृष्टिकोण ये था, ये है अमेरिका और ये थी जो बाइडेन की गवर्नमेंट। जो बाइडेन इजराइल पैलेस्टीन के युद्ध में थोड़ा सा कंफ्यूज दिखे, इसी का फायदा उठाया ईरान ने। ईरान ने सोचा कि उधर से इजराइल पैलेस्टीन के युद्ध में हमास के साथ बिजी है, अब लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ अटैक, कुल मिला के उसके जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे उसको उसने इजराइल के ऊपर अटैक करवाया और इजराइल को कर दिया इंगेज। इजराइल ये सोचता था कि जिस तरह से जो बाइडेन कंफ्यूज है, मैं उस कंफ्यूजन का फायदा उठाऊंगा और इजराइल को कर दूंगा वीक। जब इजराइल को मैं वीक कर दूंगा चारों तरफ से अटैक करके, तो जो बाइडेन क्या करेंगे? जो बाइडेन को मजबूर होना पड़ेगा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, और हम अमेरिका हमारे साथ बैठ कर एक एग्रीमेंट करेगा और वो एग्रीमेंट हमारे फेवर में होगा। हम न्यूक्लियर एग्रीमेंट अपनी शर्तों पर अमेरिका के साथ करवा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट चेंज, अब आ गए भाई साहब ट्रंप प्री क्लियर होकर के आए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई चीज नहीं। ट्रंप प्री क्लियर है कि मुझे सपोर्ट करना है इजराइल को और ईरान को करना है वीक। इजराइल को मुझे कमजोर ताकत देना है, मजबूत बनाना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके डिफेंस के, और ईरान पे सैंक्शन बढ़ाने हैं और भी ज्यादा, और ईरान को वीक करना है। जब ईरान वीक हो जाएगा तो हम ईरान से बैठ करके एक ट्रीटी करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे और इजराइल और ईरान के युद्ध को खत्म करवा देंगे। इस तरीके से एक सिनेरियो ये भी बन रहा है कि ईरान
और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाए। अगला अगला हम जानते हैं ढाका इशू। ढाका में शेख हसीना की सरकार थी। किस तरह से जो बाइडेन गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली शेख हसीना की सरकार को गिराया, क्लियर है, पूरी तरीके से वर्ल्ड सिनेरियो में सबको क्लियर है कि उसमें इनडायरेक्टली अमेरिका का हाथ था। और वहां पर जो बाइडेन ने अपनी ही पार्टी के कह सकते हैं, अपनी पार्टी कहना अतिशयोक्ति होगा, अपने ही मानने वाले मोहम्मद यूनुस को बिठा दिया। एक तरीके से कहते हैं कि कठपुतली मोहम्मद यूनुस को वहां पर बिठा दिया। और जापान में हिंदुओं पर भी बहुत कुछ हुआ जिसको हम सब जानते हैं। इसको एड्रेस करते हैं ट्रंप, और ट्रंप कहते हैं कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करेंगे और हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत होता है। ट्रंप उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल ट्रंप के आने से क्या होगा? क्या जो बाइडेन के समय में बांग्लादेश को जो सपोर्ट मिल रहा था, मोहम्मद यूनुस और जो यहाँ की आर्मी रेबेलियन है उनको जो सपोर्ट मिल रहा था, क्या ट्रंप के आने के बाद भी वो सपोर्ट रहेगा? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। वो सपोर्ट मिलना जब बंद हो जाएगा तब ढाका गवर्नमेंट यहाँ पर हो जाएगी कमजोर, और जब वीक हो जाएगी तो अमेरिका प्रेशर ये जरूर बन सकता है कि भाई साहब आपको इतना समय दे रहे हैं, इतने समय में आप फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाइए और अपने यहाँ पर शांति व्यवस्था को बहाल करिए और हिंदुओं के साथ जो हुआ है उसका निस्तारण करिए। सिंपल ढाका में ये होने की संभावना बन सकती है। बांग्लादेश में ट्रंप के आने के बाद ये चीजें हो सकती है। इसके बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन। अब ट्रंप के आने के बाद ये संभावना है कि ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो डी ग्लोबलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ग्लोबलाइजेशन, एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन के जो जनक थे वो रोनाल्ड रेगन थे। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे तथा साथ ही साथ ब्रिटिश पीएम मार्garet थैचर, उनका भी इसमें योगदान था। और यहाँ पर होता है वॉशिंगटन समिट। वॉशिंगटन समिट में यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की बात होती है कि सभी कंट्रीज के गेट सभी कंट्रीज के लिए खुले हों, वहां के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आकर के निवेश कर पाए और अपनी कंट्रीज में, एक कंट्री नहीं दूसरी कंट्री में भी जाकर के अपने इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर पाए और वहां पर इन्वेस्ट कर पाए। लेकिन संभवतः ये जो मैंने बताया ना, वॉशिंगटन समिट या वॉशिंगटन एग्रीमेंट जो थैचर के समय में हुआ था, अब ट्रंप के आने के बाद क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी क्या है? अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी। ट्रंप की पॉलिसी क्या है? महंगाई को कम करना। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि वो सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जो दूसरे देशों में जाकर के अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश किया है, मैं प्रयास करूंगा वो वापस अमेरिका में आकर के अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करें और अमेरिका को फिर से मतलब औद्योगिकरण के दौर में अमेरिका को मैं भेजूंगा। री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने आने से पहले। अब ये ग्लोबलाइजेशन होगा कैसे? वॉशिंगटन एग्रीमेंट टूटेगा कैसे? तो अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने सीधे सीधे कहा है कि मैं टैरिफ इंक्रीज करूंगा। एक उद्योगपति क्या करेगा? टैरिफ इंक्रीज करेगा। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि मैं अदर कंट्रीज के साथ 20% टैरिफ इंक्रीज करूंगा और चाइना के साथ 60% टैरिफ इंक्रीज करूंगा। और तो और जो चाइनीज ईवी प्रोडक्ट हैं, ईवी गाड़ियां हैं, ईवी कोई भी चीज है, उन पर 200% टैरिफ इंक्रीज करूंगा। अब आप सोच सकते हैं कि इतना अच्छा, ये समस्या केवल चाइना के लिए नहीं है। हालांकि 2019 में
ट्रम्प 1.0 में एफटीए की बात चल रही थी, फिर जो बाइडेन की सरकार आ जाती है और अमेरिका की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ नहीं बन पाता इंडिया का, लेकिन समस्या तो इंडिया के साथ भी आएगी। हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक्चुअली पॉजिटिव है अमेरिका के साथ में, अर्थात हम अमेरिका को बेचते ज्यादा है और खरीदते कम है, लेकिन जब टैरिफ इंक्रीज हो जाएगा तो इंडिया पर भी साफ साफ इसका इफेक्ट पड़ेगा। चाइना पर तो इफेक्ट दिखेगा ही, लेकिन अमेरिका पर भी इंडिया पर भी इसका सीधे सीधे इफेक्ट दिखाई देगा। उसके बाद जब ये सारी कंट्रीज, मैंने बताया ना कि ये सारे जितने अमेरिका के बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे देशों में जाकर के इन्वेस्ट करती थी, बाइडेन ने कहा कि हम इनको वापस बुलाएंगे और अपने यहाँ पर ही पुनः औद्योगिकरण करवाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये अमेरिका वगैरह का ये सब चीजें जो होंगी वो क्या पुनः भारत में जितनी अमेरिकन कंपनीज हैं, एप्पल हो गया, ये सब क्या वहां पे जाएंगे? क्या ये सब फिर वापस लौटेंगे? अगर ये वापस लौटेंगे तो क्या इंडिया के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि ये किस स्तर तक टैरिफ इंट्रोड्यूस करेंगे और किस किस कंट्री पर। अभी उन्होंने नाम नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि मैं 20% टैरिफ इंक्रीज करूंगा अदर कंट्रीज पर, 60% टैरिफ चाइना के साथ और 60 पर 200% टैरिफ इंक्रीज करूंगा चाइना के ईवी प्रोडक्ट पे। अब ये देखना मजेदार हुआ कि क्या 2019 का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? क्या जो हमारे माननीय मोदी सरकार बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी, कि हमारा डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे संबंध है, तो क्या इन अच्छे संबंधों को और अच्छा करते हुए क्या इंडिया एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर पाएगी अमेरिका के साथ? ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये देखना हमें देखना ही पड़ेगा कि किस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। अगला आता है चाइना। चाइना के बारे में क्या बात करें? चाइना ट्रंप 1.0 से ही दिख रहा है कि चाइना के साथ 36 का आंकड़ा रहा है ट्रंप का। तो चाइना के साथ अगर 36 का आंकड़ा रहा है तो क्या चाइना के साथ अब सिनेरियो लगभग वैसे ही चलने की उम्मीद है? और जैसा मैंने बताया था कि नाटो से हाथ खींचने के बाद चाइना के साथ एक्चुअली पॉजिटिव भी चीज रहेगी और निगेटिव भी चीज रहेगी। पॉजिटिव चीज कैसे रहेगी? पॉजिटिव चीज ऐसे रहेगी कि जब नाटो में या अगर वापस अमेरिका श्रिंक करता है तो चाइना को फिर से एक मौका मिलेगा कि वो दूसरी कंट्रीज के साथ अपने संबंधों को सुधार पाए। ठीक है, दूसरी कंट्रीज के साथ अपने संबंधों को सुधार पाए और जहां जहां अमेरिका हाथ पीछे खींच रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वहां पर चाइना अपना डोमिनेंस स्थापित कर पाए और वापस चाइना और पिता की भूमिका में आ पाए, जो बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयास चाइना का यही रहेगा। निगेटिव चीज रहेगी, चाइनीज इकोनॉमी भी इस समय बहुत अच्छे हाल में नहीं चल रही है। तो इस तरीके से टैरिफ इंक्रीज करने से, इस तरीके से करने से और 200% ईवी प्रोडक्ट पर टैरिफ इंक्रीज करने से चाइना के साथ भी बेहतर नहीं होगा। नेक्स्ट चीज ये है, अभी तक रशिया और चाइना का एक देखा जा रहा था, लेकिन अमेरिका में ट्रंप के आने से संभवतः रशिया अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन बनाता है? क्या रशिया चाइना से दूरी बनाएगा? अगर रशिया की चाइना के साथ दूरी बनती है और अमेरिका के नजदीक आता है तो अमेरिका एक आइसोलेट पावर फिर से हो जाएगी और ये दोनों फिर से ताकतवर हो जाएंगे। इस तरीके से चाइना पर भी काफी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगला हमारा प्यारा भारत, इंडिया पर किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा? जयशंकर साहब ने कहा है कि उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्टली कहने में तो सब चीजें हैं, इंडिया के लिए बेहतर भी है, खराब भी है, लेकिन कुछ पॉइंट जो यहाँ पर इंडिया के लिए सोचने वाले हैं। क्या इजराइल और ईरान के युद्ध में जब अमेरिकन गवर्नमेंट ट्रंप इजराइल का मदद करेंगे, ईरान को आइसोलेट करेंगे, तो ईरान की नाराजगी बढ़ेगी और इंडिया का जो नजदीकी है वो अमेरिका से होना लाजमी है ट्रंप के आने के बाद। तो और अमेरिका की लड़ाई चल रही होगी या अमेरिका इनडायरेक्टली
ईरान को आइसोलेट कर रहा होगा और ईरान अमेरिका को पसंद नहीं कर रहा होगा, लेकिन यहाँ इंडिया और अमेरिका का बन रहा होगा, तो ईरान पर काम करने वाले चाबहार पोल्ट का क्या होगा? ईरान और इंडिया के जो संबंध सुधरते हुए दिख रहे थे, अब उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका अपना हस्तक्षेप करता है और इंडिया अमेरिका के साथ नजदीकी बनाता है, तो क्या चाबहार पोर्ट पर फिर से काम शुरू होगा? पहली चीज। नेक्स्ट चीज ये है, डीग्लोबलाइजेशन के होने के बाद ये जो टैरिफ इंक्रीज हो रहा है, क्या ये टैरिफ इंडिया के प्रोडक्ट पर भी इंक्रीज होगा? जैसा मैंने कहा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के पक्ष में है। सबसे बड़ा, चाइना से भी बड़ा हमारा व्यापार जो होता है वो अमेरिका से हो रहा है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे पक्ष में है, यानी हम अमेरिका को बेचते ज्यादा है, आयात कम करते हैं, निर्यात ज्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। ये जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे पक्ष में है। तो क्या ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हमारे पक्ष में है, क्या ये इस पर टैरिफ इंक्रीज होगा तो क्या इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इफेक्ट पड़ेगा H-1B वीजा। ये ऐसा वीजा है जो यहाँ के जो आईटी सेक्टर के लोग होते हैं वो ये वीजा दे करके अमेरिका में जाते हैं, और ये भी बोला है अमेरिका ने कि हम इसको टाइट कर देंगे, इस वीजा को इस वीजा को हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे। तो क्या H-1B वीजा टाइट करने के बाद भी इंडिया पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ये सारे प्रश्न हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि वास्तव में ट्रंप के आने के बाद पूरे विश्व में क्या क्या होगा। हमने देखा कि नाटो में पीछे खींच लेने के बाद किस प्रकार से नाटो में वैक्यूम क्रिएट होगा। हमने देखा यूएसए यूक्रेन वॉर में रशिया को फायदा मिलने की उम्मीद दिख रही है। हमने देखा इजराइल ईरान वॉर में ईरान को आइसोलेट करके इजराइल ईरान वॉर को भी समाप्त किया जा सकता है। डीग्लोबलाइजेशन करके अमेरिका अपना फायदा करेगी और सभी कंट्रीज पर टैरिफ को इंक्रीज होगा। ढाका में मोहम्मद यूनिसी गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मिलनी बंद हो सकती है और उनको भी आइसोलेट किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी में एक शांत सरकार बनने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके अलावा चाइना अलग से टेंशन में होगा कि इतना ज्यादा टैरिफ इंक्रीज होगा। रशिया जो इस समय फ्रेंड विद बेनिफिट्स हैं एक्चुअली चाइना और रशिया, लेकिन फिर भी फ्रेंड विद बेनिफिट होने के बाद भी रशिया और चाइना एक दूसरे के नजदीक है। अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट आने के बाद रशिया का इन्फ्लुएंस अमेरिका की तरफ हो सकता है और चाइना फिर से आइसोलेट हो सकता है। लेकिन चाइना के पास अभी भी एक पॉजिटिव चीज है कि जहां जहां से रशिया हाथ पीछे खींचेगा वहां वहां के देशों के साथ अपना कॉन्टेक्ट करके और वहां पर अपनी धाक जमा सकता है। लेकिन इसके बावजूद रशिया को और इंगेज करने के लिए अमेरिका क्वाड जैसी संस्थाओं में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करेगी। और क्वाड में हमेशा से ट्रंप का प्रयास था, ट्रंप 1.0 में, कि क्वाड को एक सिक्योरिटी संस्था बनाए, जिसका हमेशा से इंडिया ने विरोध किया है। क्या वो एक सिक्योरिटी पर्पज से इंस्टीट्यूशंस बन पाएगा? और दूसरी बात है कि अगर ईरान के साथ इस तरीके से काम होंगे और इंडिया अमेरिका के नजदीक रहेगा तो क्या ईरान और इंडिया के संबंध सही रह पाएंगे? इस तरीके से हमने देखा कि एक ट्रंप के बदलने के बाद, ट्रंप के आने के बाद, जो बाइडेन से ट्रंप के आने के बाद पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार की हलचल, भूचाल सा आ गया है। सभी देशों के संबंधों में बिखराव सा हो चुका है। और अब नया दौर कैसा होगा ये तो बाइडेन ट्रंप सरकार के आने के बाद ही पता चलेगा। वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो आपके बस में है वो आप कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा, और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और कल बिल्कुल मत भूलिएगा, कल हम ब्रिक्स के जो कजान डिक्लेरेशन हुआ उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।